हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट वीजा रिफ्यूजल टू अप्रूवल। आज मैं यहाँ पे आपको अपने केस के बारे में बताऊंगा कि कैसे मैंने स्टूडेंट वीजा जब मेरा रिफ्यूज हुआ तो मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए थे कि मेरा अप्रूव हो गया। उसके बाद अब देखो, जैसे ही कोविड खुला ना तो रिफ्यूजल रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, क्योंकि बैकलॉग इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया था और जो प्रोसेसिंग टाइम था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और मैंने जैसे कोविड खुला था मैंने उसके बाद फाइल लगा दी, तो उसी रिफ्यूजल रेट हाई था तो अपना वीज़ा हो गया रिफ्यूज़। अब थोड़ा सा मैं आपको ना अपना बैकग्राउंड के बारे में बताया। तो मैंने बैचलर्स इन फार्मेसी करी हुई है 4 ईयर्स की। उसके बाद मैंने 3 साल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मार्केटिंग में एक्सपीरियंस था। मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस था मेरे को मार्केटिंग का। और उसके बाद मैंने जो कोर्स लिया ना वो लिया ऑफिस एडमिन, हेल्थ केयर एडमिन का। अब थोड़ा सा प्रोग्राम तो ऑफ ट्रैक है। अगर हम देखें कि मार्केटिंग के बाद आप ऑफिस एडमिन ले रहे हो तो जस्टिफाई करना ज़रूरी था, बट फिर भी मैंने इसी प्रोग्राम में ऑफर लेटर अप्लाई करी और मेरी ऑफर लेटर तो आ गई। बट मैंने उसके बाद फाइल लगाई अपनी अक्टूबर 2021 में। तो प्रोसेसिंग टाइम तो बहुत ज़्यादा हाई था। 3 महीने बाद मेरा वीज़ा डिसीजन आया तो आ गई रिफ्यूज़ल। तो जब आपको पता है ये रिफ्यूज़ल आती है तो घर में थोड़ा माहौल हो जाता है कि भाई रिफ्यूज़ल आ गई, अब क्या होगा ये वो। बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब रिफ्यूज़ल के जो रीजंस आए थे ना वो आए तो पहला उन्होंने रीज़न दिया था कि भाई जो आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, जो आपकी एजुकेशन है वो आपके प्रोग्राम के साथ मैच नहीं करती। ठीक है, पहला तो इतना बड़ा उन्होंने रिफ्यूज़ल डाल दिया कि ये मैच कुछ नहीं करता। उसके बाद जो सेकंड रीज़न उन्होंने दिया वो था कि जनरल रीज़न जो होता ही है कि आप वापस नहीं आओगे। ठीक है, अपनी होम टाइज हम स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा पाए उसमें। अब चलो मैंने आपको बताता हूँ कि मैंने अब क्या क्या किया। देखो, इसके बाद ना हमारे पास जब रिफ्यूज़ल आती है ना तो हमारे पास तीन ही ऑप्शन होते हैं मेरे को लगता है। एक तो रीअप्लाई का होता है, एक उसके बाद रिकन्सिडरेशन का होता है, और एक होता है कि आप कोर्स चेंज कर लो। ठीक है, उसके बाद वापस से रीअप्लाई करो। तो या चौथा ऑप्शन होता है कि आप केप्स नोट्स अप्लाई कर दो, GCMS नोट जिसे हम बोलते हैं, ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम करके कुछ है GCMS। तो उसमें आप अप्लाई करते हो तो आपको एग्जैक्ट रीज़न आ जाता है। बिकॉज जो रिफ्यूज़ल लेटर में रीज़न लिखे आते हैं ना वो एग्जैक्ट रीज़न नहीं होते, वो जस्ट जनरल रीज़न होते हैं। तो अगर हम GCMS नोट्स अप्लाई करते हैं ना उसमें एग्जैक्ट रीज़न आते हैं कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने हमारी फाइल में क्या क्या देखा, किस डिपार्टमेंट में फाइल गई, कि उसमें भाई वो 20-30 पेजों का मेरे को लगता होता है वो GCMS नोट्स। मैंने अप्लाई नहीं किए थे, लेकिन अगर जिनको डाउट होता है तो आपने रीज़न अगर और अच्छे से जानने हैं तो आप ये कर सकते हो, आप केप्स नोट्स अप्लाई कर दो इमीडिएटली, क्योंकि उसे आने में भी टाइम लग जाता है। तो मैंने नहीं किया था, मेरे एजेंट ने सजेस्ट किया था कि भाई तू कोर्स चेंज कर ले या फिर कॉलेज भी चेंज कर ले, तू दोनों चेंज कर और तू फिर अप्लाई कर। तो मैंने उसे कहा था कि नहीं, मेरे को कोर्स चेंज नहीं करना है, मेरे को पता है मेरी फील्ड के रिलेटेड कोर्स है तो मैं तो इसी में अप्लाई करूँगा। अब उसने कहा कि इसमें चांसेस बहुत कम है। मैंने एक सेकंड एजेंट के पास गया, उससे भी ओपिनियन लिया, तो उसने भी सेम कहा कि नहीं, हम कोर्स भी चेंज करेंगे और हम कॉलेज भी चेंज करेंगे तो फिर तेरा वीज़ा लगेगा, इसमें कहते चांसेस बहुत कम है। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो इसी में लगाऊंगा। अब मैंने तो रिफ़ंड अप्लाई नहीं किया। मैंने क्या किया, मेरे को जैसे जैसे मैं देख रहा था कि अपने फाइल में कि क्या क्या हम कर सकते हैं, तो मैं जैसे मैंने आपको ना पहले वीडियो में बताया था कि SOP क्या है, की टू वीज़ा। तो SOP क्या है ना, SOP में हमने बताना होता है कि वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना होता है कि जो हमारी स्टडीज़ हैं वो मैच करती है हमारी प्रीवियस स्टडी के साथ या एक्सपीरियंस के साथ। तो मैंने SOP पे ज़्यादा काम किया। मैंने SOP पे ढूंढा कि हम क्या क्या इसमें और कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। तो मैंने जब प्रीवियस एजेंट की SOP देखी ना तो उसमें बहुत सारे मेरे को लगा कि इसमें बहुत अभी वीक है, क्योंकि मैंने जब उसने पहली बार फाइल लगाई मैंने SOP में कुछ ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब उसने सेकंड टाइम जब मेरी फर्स्ट टाइम रिफ्यूज़ल आई तो जब मैंने सेकंड टाइम फाइल लगानी थी तो मेरे को था कि मैं SOP पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। मैंने SOP को लेके ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया और SOP पे मैंने बहुत अच्छे से काम किया। अब SOP में फॉर एग्जांपल मैंने उसको बताया कि एडमिन कोर्स अगर मैं मार्केटिंग की बात करता हूँ तो मेरे इंडिया में क्या क्या स्कोप्स हैं। SOP में मैंने एक्सप्लेन किया कि हमें किसी अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको टॉप पोस्ट पोजीशन पे अप्लाई करना है, या कोई डायरेक्टर लेवल पोस्ट पे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर आपको कोई पोजीशन पे अप्लाई करना है तो आपके पास ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस और एडमिन का आपके पास नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी एग्जांपल्स मैंने उसे बताई और जॉब्स पोजीशंस बताई कि इंडिया में हम ये पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हैं और उन पोजीशन की ये रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस जो मार्केटिंग से आएगा आपको। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी पता लगेगी। और दूसरा, मैं एडमिन का कोर्स इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को एडमिन डिपार्टमेंट जाना है तो उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने दोनों चीज़ों पे काम किया। ठीक है, दोनों चीज़ें SOP पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, कम से कम 10-15 दिन मैंने SOP पे लगाए। और उसके बाद मैंने एक अपने फंड्स थोड़े से इंक्रीज़ किए थे बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस था, 3 साल मार्केटिंग में मैंने काम किया था तो मेरे को फंड्स थोड़ा था कि मैं दिखा दूँ। मैंने फंड्स दिखाए और मैंने फाइल लगा दी दोबारा से 1 महीने बाद।
और मेरा फिर भाई प्रोसेसिंग टाइम हाई होने की वजह से रीअप्लाई के भी केसेस के ना उस टाइम वीज़ा 3 महीने बाद आ रहे थे, तो 3 महीने बाद फिर मेरा वीज़ा अप्रूवल हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मैंने विदाउट कोर्स चेंज किए, विदाउट कॉलेज चेंज किए, सेम कोर्स में अप्लाई किया। बिकॉज अगर मैं कॉलेज चेंज करने बैठता और रिफंड अप्लाई करता 2 महीने बाद रिफंड आता, और उसके बाद भाई फिर है ना फीस आती, फिर नए कॉलेज में अप्लाई करते ऑफर लेटर, तो बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाना था मेरे, कम से कम भी 6 महीने ख़राब हो जाने थे। तो इसलिए मैंने काम किया कि नहीं, मेरे को एसओपी में चेंजेस करके एसओपी बढ़िया बना के मैं वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर लूँगा। बिकॉज मेरा प्रोग्राम था, मेरे को पता था रिलेट कर रहा है ये प्रोग्राम। तो आपको भी ये पहले क्लियर होना चाहिए कि भाई जो आपका प्रोग्राम है ना वो बिल्कुल अलाइन कर रहा है आपकी प्रीवियस एजुकेशन के साथ। तो अगर आपको लग रहा है ना, अगर आपको रिफ्यूजल आ भी गया तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आप देखो, अपनी फाइल को अच्छे से देखो कि आप क्या क्या उसमें कर सकते हो अच्छा, ताकि आप वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर दो कि आपका वीज़ा लग जाएगा। इसके अलावा हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है रिकंसिडरेशन का। रिकंसिडरेशन तो कि हमें जब पता ही है कि हमारी जो फाइल लगी है वो एग्जैक्ट सही है और उसमें कुछ चेंजेस करने के लायक नहीं है, तो आप वीज़ा ऑफिसर को एक तरह की चैलेंज कर रहे हो कि नहीं, हमारी फाइल दोबारा खोलो और उसे आप देखो अच्छे से, और उसे बोलते हैं हम रिकंसिडरेशन। तो वो तो मैंने लगाई नहीं, बिकॉज मेरे को पता है कि शायद मेरे को लगता है कि एसओपी में हम वीक रह गए। तो एसओपी में आप अच्छे से काम करो। और अगर आपको डाउट लगता है कि रीजंस क्या हो सकते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया कि केप्स नोट्स इमीडिएटली अप्लाई कर दो उसी टाइम जैसे ही आपकी रिफ्यूजल आती है। तो विद इन मेरे को लगता है 30 या 40 डेज में आपके केप्स नोट्स आ जाएंगे मेल में। तो उसमें आपको एग्जैक्ट रीजंस पता लग जाएंगे कि आपकी फाइल में क्या क्या रीजंस एग्जैक्ट दूसरे नोटिस किए हैं वीज़ा ऑफिसर में। बस यही थी आज की वीडियो, आप अच्छे से देख सकते हो। मेरी एसओपी मैंने अटैच कर दी है डिस्क्रिप्शन में, आप वो जाके देख लो कि मैंने एसओपी कैसे लिखी है। और इसके अलावा मैं अपनी रिफ्यूजल लेटर अटैच कर दूंगा। रिफ्यूजल लेटर आपको दिख भी गई होगी स्क्रीन पे जो आ रही है, आपने दोबारा भी अगर देखने मैं नीचे अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप देख लेना रीजंस, दोनों मेजर रीजंस थे, फिर भी लोग हर चीज़ चेंज कर लेते हैं दोनों रीजंस के बाद। अब ये दोनों रीजंस देख के कोई भी आप एजेंट देखोगे ना, वो कहेगा भाई कॉलेज और कोर्स चेंज करो फिर ही वीज़ा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोर्स सही है, सब कुछ सही है, तो आप उसी में अप्लाई करो, दोबारा आपका वीज़ा श्योर आ जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और या फिर इंस्टा पे डीएम भी कर देना।